हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने एक नए टॉपिक के साथ, और वो हमारा नया टॉपिक है थेल्स प्रमेय, या जिसको हम लोग कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। तो आज इस प्रमेय के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको पहले तो इस थेल्स प्रमेय को ही प्रूव करना होगा, क्योंकि जब हम लोग इस थेल्स प्रमेय को प्रूव करना सीखते हैं तो उसके आधार पे ही जो 6.2 के क्वेश्चन दिए गए वो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं ये थेल्स प्रमेय हमारा क्या है और इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। तो थेल्स प्रमेय में देखिए आपका जो है आधारभूत, हमारा टॉपिक जो है वो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसी को हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय। और इस थेल्स प्रमेय में क्या है? थेल्स प्रमेय है यदि कोई एक त्रिभुज लें और उस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर जब हम कोई एक भुजा खींचते हैं या कोई लाइन खींचते हैं और वो शेष बची हुई त्रिभुज की दोनों भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटती है, तो वो उन भुजाओं के खंडों के अनुपात के बराबर होती है। मीन्स कह रहा है कि अगर ये एक त्रिभुज है ABC और अगर ये त्रिभुज ABC में किसी एक भुजा के समांतर, मीन्स अगर हम लोग अगर इस BC के समांतर कोई एक रेखा इस तरह से खींचें जो कि DE है, तो अगर इसके समांतर रेखा खींचें तो देखते हैं कि AB और AC दोनों को देखिए बिंदु D और E पर काटता है, और जहाँ पे ये D और E बिंदुओं पर काटता है वहाँ से देखें तो हमको दो खंड मिलते हैं। इस AB भुजा का दो पार्ट मिलता है, पहला है AD और दूसरा क्या है BD। मीन्स हमको जो प्रूव करना होता है वो AD अपॉन BD और इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमको प्रूव करना है। तो अब इस प्रूव करने के लिए तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि हमको दिया क्या है। दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। इस अगर हम लोग त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींचते हैं तो इस भुजा के द्वारा देखिए दोनों शेष भुजाओं को बिंदु D और E पे विभाजित करता है या काटता है, तो इनकी दो पार्ट बनते हैं, एक AD बनता है दूसरा BD बनता है। तो AD और BD का जो अनुपात होगा वो AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। यही हमको प्रूव करना है। तो देखते हैं दिया है त्रिभुज ABC में कि D समांतर क्या दिया है, BC दिया है। तो सीधा हमको क्या करना है, सिद्ध करना है AD अपॉन DB और बराबर में क्या सिद्ध करना है AE अपॉन EC। तो हम लोग थोड़ा सा देखिए इसमें रचना कर लेते हैं। अब रचना करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले इस फिगर को बड़ा सा बना दें जिससे कि आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। तो इसको बड़ा हम लोग बनाएंगे तो देखिए त्रिभुज कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये है त्रिभुज ABC और इसमें ये इसके समांतर भुजा हो गई D और E। तो रचना में हम लोग क्या करेंगे कि इस बिंदु A से इसके सामने वाली भुजा पर एक लंब डालेंगे और D से इस पर एक लंब डालेंगे जो कि हम लोग लिखेंगे G और E कर लें, G और F, और BE को मिला लेंगे, D और C को मिलाएंगे। अब इनमें देखें तो रचना में क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे GE लंब। लंब देखिए AD पे डाला गया है, चाहे उसको आप AD लिखें या फिर AB भी लिख सकते हैं। तो G लंब AD
तथा डी एफ लंब ए ई, ये डी एफ लंब ए ई हो गया, बी तथा सी डी हो गया, और बी तथा सी डी या डी सी को मिलाया। अब इतना करने के पश्चात अब हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग उत्पत्ति में आते हैं। ये है आपकी उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब जो आप प्रूव करने के लिए प्रोसेस करते हैं। तो अब उत्पत्ति में देखें, पहले तो हम लोग यहीं पे देखते हैं कि अगर एक त्रिभुज ले लें ये वाला ए डी और ई, सबसे पहले त्रिभुज ए डी ई, अगर त्रिभुज ए डी ई में आते हैं और हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, देखिए अगर ये वाला लंब लेते हैं तो आधार ये बनेगा, आधार गुणे लंब जी। पुनः त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल अगर हम लंब डी लेते हैं, डी एफ लेते हैं तो उसका आधार ए बनेगा, तो उसका क्षेत्रफल ये भी तो हो सकता है, इसलिए इसको भी निकालेंगे इसी टाइम। तो 1/2 आधार होगा ए ई और गुणे में आएगा डी एफ। यहीं पे हम लोग भी लेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे लंब, ये जानते हैं। तो यहाँ पर वही किया गया 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, और इनको हम लोग समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब आएंगे यहाँ, इनमें देखिए एक त्रिभुज आपको ये मिलेगा, एक त्रिभुज ये है, इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीई में देखेंगे बीडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार। अब इसमें अगर देखें तो लंब तो आपका यही बनेगा, अगर इस भुजा को हम लोग आगे की ओर बढ़ा दें तो लंब का काम कौन सा करेगा, लंब का काम करेगा तो जी भुजा। अगर ये लंब हो गया तो जिस भुजा पे डाला गया वो उसका आधार हो गया, तो आधार को हम लोग ए बी, तो चूंकि ए बी हमको लिखना नहीं है, भुजा तो हम लोग ये त्रिभुज तो ये लिए है, इसकी भुजा बी डी होगी, तो मीन्स आधार होगा बी डी और लंब क्या हो जाएगा जी। इनको कर लेंगे समीकरण नंबर 3। ऐसे ही नेक्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला DEC। अब ये त्रिभुज अगर लेंगे तो त्रिभुज DEC में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और गुणे आधार। अब इस त्रिभुज में अगर लेंगे तो देखिए लंब का काम कौन सी भुजा करेगी, ये करेगी, ये मीन्स डीएफ करेगा, और आधार उसका ये बनेगा, तो मीन्स आधार को हमको सिर्फ यही लेना है और लंब उसका क्या हो जाएगा, डीएफ हो जाएगा। तो आधार सी और लंब क्या होगा, डीएफ, ये हो जाएगा सीई, सी चाहे वो ईसी भी लिख सकते हैं, ईसी और इनटू डीएफ, ये हो गया। और इनको समीकरण नंबर मानेंगे 4। अब देखें तो हमको थोड़ा सा इनमें अनुपात निकालना है। अब अनुपात निकालने के लिए जो प्रूव करना है वहाँ देखेंगे कि क्या लाना है, AD/DB लाना है, और AD/DB लाने के लिए हमको ऐसे ही क्वेश्चन लेने हैं जिसमें AD और DB मिले। तो मीन्स देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में देखिए, इसमें हमको AD मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, DB मिल जाएगा,
और 3। समीकरण 1 व 3 से, अब समीकरण 1 व 3 से देखें तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और अपॉन में आएगा 3 है BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, और इसमें है 1/2 AD गुणे G, तो 1/2 गुणे AD और गुणे है G बटे में आएंगे, इसमें है 1/2 गुणे BD, 1/2 गुणे BD और गुणे में है GE, यही है। अब यहाँ देखेंगे कटता क्या है, 1/2 कटता है, G से G कटता है और बराबर में क्या आता है कि अब इनको देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे में है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, बराबर आ गया AD और अपॉन BD। इनको कर ले समीकरण नंबर 5। अब दूसरा हमको क्या लाना है, AE और EC, तो AE हमको यहाँ मिलेगा, EC हमको यहाँ मिलेगा, दूसरे और चौथे से। तो समीकरण 2 व 4 से देखें तो समीकरण 2 में देखते हैं कि 2 में हमको मिलता है कि ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे में क्या आता है DEC का क्षेत्रफल, और बराबर इसका है 1/2 AE गुणे DF, तो यहाँ कर लें 1/2 गुणे DE और गुणे में है AE है और गुणे में है DF और बटे में क्या आएगा, चौथा समीकरण देखिए 1/2 गुणे EC गुणे DF है, तो 1/2 और गुणे EC और गुणे में है DF, तो DF से ये कटेगा 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा और आएगा ये AE अपॉन EC और इनको समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। अब हमको देखिए क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर ये 9th में आप लोग पेपर में पढ़ चुके हैं कि अगर दो समांतर रेखाएं हों, दो समांतर रेखाएं हों और उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच कोई दो त्रिभुज बने हों और एक ही आधार पर बने हों, मीन्स दो समांतर रेखाओं के बीच अगर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हों तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो ये अगर दो समांतर रेखाएं हैं, देख लेंगे, ये अगर दो समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच ये एक त्रिभुज बनता है और ये दूसरा त्रिभुज बनता है। देखिए ये लाइन थोड़ी देर के लिए हटा देगा तो एक त्रिभुज देखिए हमारा ये बन जाता है ये, और दूसरा त्रिभुज कहाँ से बनेगा, यहाँ से देखिए ये बनेगा। तो इनमें ये वाली साइड देखिए दोनों त्रिभुजों में आ रहा नहीं आ रहा, मीन्स एक ही आधार हो गए दोनों त्रिभुजों के लिए, और अगर दोनों त्रिभुजों के लिए एक ही आधार बन गया तो जो ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो देखेंगे हम लोग क्या, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। इसलिए अब इनमें देखिए एक तो त्रिभुज आपका ये है
और दूसरा ये है, दोनों में देखिए डी आधार पे ही बने हैं, तो मीन्स डी बी सी जो ये हम लोग निकाले हैं, चाहे उसको डी डी ई भी लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज डी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी के। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। अब अगर ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो जाते हैं तो समीकरण 6 में हम लोग क्या रख सकते हैं, इस डी ई सी की जगह पे क्या रख सकते हैं, डी डी ई रख सकते हैं। तो समीकरण 6 में मान रखने पर, और जब मान रखेंगे यहाँ ये हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटे में आएगा डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए अपॉन, सॉरी ये डी ई सी का मान हम रखना था, तो डी ई सी किसके बराबर है, डी डी ई के बराबर है। यहाँ हम लोग रखेंगे डी डी ई का क्षेत्रफल और बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी, और इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 7। और अब देखें इस समीकरण 5 और 7 में तुलना करते हैं तो ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन बी डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन बी डी ई का क्षेत्रफल दोनों एक ही हैं। इस 5 और 7 में देखेंगे तो इनके एक साइड देखिए हमको बराबर मिल रहे हैं। अगर ये दोनों एक साइड बराबर मिल रहे हैं, इनका दूसरा साइड भी बराबर होगा। तो समीकरण ज़्यादा राम पर यहाँ लिखते हैं, समीकरण 5 व 7 से, 5 व 7 से जब ये बराबर है तो इनके राइट साइड भी बराबर हो जाएंगे, नीचे हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी और बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी, जो कि हमारा प्रिंसिपल में प्रूव हो जाता है। तो ये टॉपिक आपके लिए 6.2 एक्सरसाइज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बोर्ड के नज़र से देखते हैं तो बोर्ड में भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे ये प्रमेय इम्प्रूव करने के लिए कहता है कि इस प्रमेय के बेस पर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहता है, तो उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ही सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया भी गया है और शायद समझ में भी आया होगा अच्छे से। तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दे रहे हैं किस प्रकार से इनको लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 6.2 में हमको किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। तो उनका एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब इनका क्वेश्चन कैसे मिलता है वो देखिए। क्वेश्चन कहता है यदि त्रिभुज एबीसी में बीडी समांतर डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी, तो दिखाइए कि या चाहे सीधी चुनिए या फिर दिखाइए कि ए बी अपॉन बी डी या डी बी जो भी लिखेंगे दोनों सही है, बराबर ए सी अपॉन ई सी। मीन्स अगर कह रहा है कि कोई त्रिभुज ए बी सी है और उस ए बी सी में कोई भुजा बी है जो बी सी के समांतर है, तो सीधे करिए कि ए बी अपॉन बी डी बराबर ए सी अपॉन ई सी। तो जो दिया है ये आप लिख ही सकते हैं, सीधे जो करना है वो भी आपको दिया ही है। और हम आपको उत्पत्ति इसका देखिए बता दे रहे हैं, उत्पत्ति कैसे करते हैं सिद्ध करने के लिए। देखिए दिया क्या है, दिया है कि डी समांतर बीसी। अब अगर डी समांतर बीसी दे दिया कोई त्रिभुज में,
चलिए हम त्रिभुज भी बना ले रहे हैं। ये एक त्रिभुज है और ये इसके समांतर एक भुजा है, ये है ए बी सी और ये हो गया डी और ई। तो अगर डी बी सी के समांतर है तो हेल्स के अनुसार अगर देखें तो ये और ये यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर ए अपॉन सी के होता है, जो कि आपको भी बताया कि हेल्स प्रमेय में प्रूव करके बताया। तो हेल्स के अनुसार या हेल्स प्रमेय के अनुसार देखिए ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी और बराबर क्या आएगा ए अपॉन ई सी, ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग दोनों साइड में एक जोड़ लें, क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि अभी हमको ये दोनों का अनुपात अलग अलग मिला है। अब अगर हम लोग ए बी निकालना चाहते हैं तो ए डी प्लस बी बी इज इक्वल टू ए बी, इसलिए दोनों तरफ एक जोड़ने पर, और जब दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो क्या होगा ए डी अपॉन डी बी प्लस 1, इधर भी एक अगर जोड़ते हैं तो ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। अब इनको अगर जोड़ते हैं तो देखिए अगर इनको जोड़ेंगे तो बी डी से इधर, चाहे वो आप ऐसे लेकर के जोड़ते हैं या तिरछा गुणा करके जोड़ते हैं, एक से इधर गुणा करते हैं तो होता है ए डी और प्लस डी बी से एक में गुणा करते हैं तो डी बी और बटे में क्या आएगा, इन दोनों का गुणा होगा डी बी इज इक्वल टू, इधर भी ऐसे ही जोड़ेंगे, इसी से एक में गुणा करेंगे तो ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरी लंबाई हमको मिलेगी और पूरी लंबाई क्या होगी ए बी, इनका वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, ऐसे ही ए प्लस ई सी को जोड़ेंगे तो पूरा हमको क्या मिलेगा ए सी, इसका वैल्यू हो जाएगा ए सी और अपॉन ई सी। यही हमको प्रूव करना था। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे 6.2 में, और 6.2 एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।